वेलकम टू राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एजेंट टू एडवाइजर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आपके ड्रीम्स जो हैं वो हमारे गोल्स हैं। और आप हमारी वेबसाइट राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी .in पर लॉग इन कर सकते हैं, जहाँ पे वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आप उन कोर्सेज से अपना नॉलेज अपग्रेड करके लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी कंपनी का जो विजन है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा एडवाइजर्स को प्रोडक्ट्स एंड सर्विस से एम्पावर करना है, ताकि इस इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजरी इंडस्ट्री में मिस सेलिंग जो हो रही है उसे हम रोक सकें और कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो हम बढ़ा सकें। हमारा जो मिशन है, कम से कम 2030 तक 1 लाख एडवाइजर्स को अच्छी स्किल्स एंड टूल्स के साथ इक्विप करना है, ताकि उनकी मंथली इनकम कम से कम 1 लाख रुपए से अधिक हो। हमारी जो वैल्यूज हैं वो इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा है, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी से हमें वर्क करना है, कमिटमेंट हमारा लर्निंग ग्रोथ एंड सक्सेस के प्रति हमेशा रहेगा, एक्सेलेंस हमारा नॉलेज एंड सर्विस प्रोफेशनलिज्म को इंक्रीज करेगा, ट्रस्ट वर्दीनेस जो हमारे कस्टमर के साथ की रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ग्रोथ माइंडसेट जो हमारे इनोवेशन को एडप्ट करेगा। ठीक है दोस्तों। सो डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि ये जो सेशंस हैं ये एजुकेशन पर्पस हैं, और दोस्तों IC38 का यदि आप फुल सेशन चाहते हैं, कहीं आपको सर्च ना करना पड़े, क्विज के साथ आप इसे अटेंड करना चाहते हैं और पूरी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करने चाहते हैं, तो बायो में दी हुई लिंक पर आप पेड कोर्स में भी, जो बहुत रीजनेबल प्राइस पे है, पेड कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्विज की प्रैक्टिसिंग भी मिल जाएगी दोस्तों। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 यानी जीवन बीमा के दस्तावेज। तो जैसे कि आपको पता है, जीवन बीमा के दस्तावेज पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट जो आता है उसका पहले विवरण पुस्तिका आती है, यानी प्रोस्पेक्टस जिसको हम बोलते हैं। किसी भी कंपनी के लिए अपनी प्रोडक्ट का प्रोस्पेक्टस लाना बहुत जरूरी होता है ना। तो बीमा कंपनियां द्वारा अपने उत्पादों की सूचना देने तथा लोगों में उनके प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए विवरण पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाल ही में LIC ऑफ इंडिया की एक बहुत अच्छी बुक, प्रोस्पेक्टस बुक आई है, जिसमें सारे प्लान्स के डिटेल्स दिए हुए हैं। अक्टूबर 2002 में संशोधित हुई IRDA विनिमय पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण। देखिए, ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि कोई भी फैसला आता है तो IRDA किसका संरक्षण अधिक करती है, तो पॉलिसी धारकों का संरक्षण करती है। ये क्या स्पष्ट करता है कि बीमा कंपनी द्वारा जारी विवरण पुस्तिकाओं में प्रत्येक बीमा योजना में निम्नलिखित तथ्य होने चाहिए। कौन से तथ्य होने चाहिए? प्रदत्त लाभों की संभावना, क्या लाभ हो सकता है। ठीक है, कोई वारंटी है तो अगर वो भी हमें मेंशन करनी है, नियम व शर्तें है ना, जैसे किस केस में क्लेम नहीं मिलता, किस केस में कितना क्लेम मिलता है, पॉलिसी में प्रीमियम नहीं दिया तो क्या होगा, पात्रता यानी कौन इस प्लान को खरीद सकता है, अपवाद क्या क्या है, जैसे सुसाइड के केस में पहले साल अ, हमको क्लेम नहीं मिलता है। ठीक है, बोनस में भाग लेने का कोई अधिकार रहेगा। तो दो प्रकार की प्लान होते हैं, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। ये मैं आपको आगे सिखाऊंगी, या आप मेरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेंगे तब मैं सिखाऊंगी। तो बोनस में भाग लेती है या नहीं कोई पॉलिसी। ये सारी चीजें जो है ये प्रोस्पेक्टस में यानी विवरण पुस्तिका में लिखी हुई होनी चाहिए। और पॉलिसी प्रारंभ के कुछ समय के बाद लिए बोनस भाग में भागीदारों का अधिकार टाल दिया जाता है, तब स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। जैसे ये देखिए, कभी कभी हम लिमिटेड प्रीमियम प्लान लेते हैं, कोई और आपको समझाए या ना समझाए, बिकॉज एज ए एडवाइजर मुझे समझाना अच्छा लगेगा और इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो कई सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो लिमिटेड पेमेंट होती हैं, और वो बोनस में भाग लेना, जब तक हम किस्तें दे रहे हैं तब तक वो बोनस में भाग लेती हैं, और जब हम किस्तें देना बंद कर देते हैं तो वो बोनस में भाग नहीं लेती है। वहां से बोनस ऐड होना बंद हो जाता है उस पॉलिसी में। तो ये स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन सारी, किन लाभों की गारंटी है। जैसे एक्सीडेंटल बेनिफिट है, तो एक्सीडेंटल बेनिफिट सिर्फ प्रीमियम पेइंग टर्म तक ही कंटिन्यू रहता है, जब तक आप किस्तें देते हैं। जबकि ADDB राइडर 70 साल की उम्र तक या पूरे पॉलिसी टर्म चलता चाहिए। तो ये सब आपको स्पष्ट करना चाहिए। विवरण पुस्तिका में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि गैर वारंटी लाभ
भविष्य में पहले के समान नहीं रह सकते और ये लाभ भिन्न हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग में गारंटीड एडिशन डिक्लेयर होता है जो फिक्स होता है। पार्टिसिपेटिंग प्लान्स हैं उसमें बोनस रेट कंपनी के परफॉर्मेंस के आधार पर 1-2 रुपए ऊपर-नीचे हो सकता है। पिछले 10 सालों में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन आपको ये भी मेंशन करना चाहिए, ठीक है? तो ये था विवरण पुस्तिका। अब प्रस्ताव फॉर्म, जिसको प्रपोज़ल फॉर्म भी बोलते हैं। जब क्लाइंट के पास जाते हैं, वो प्रोस्पेक्टस माँगता है, मार्केट में ये प्रोस्पेक्टस देख कर के इंक्वायरी आती है, जब क्लोजिंग आती है तो उसके बाद प्रस्ताव फॉर्म पे आते हैं, जो भर के हमें पॉलिसी शुरू करवाने के लिए देना पड़ता है। तो जीवन बीमा की संविदा के लिए प्रस्ताव फॉर्म एक आधार है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 45 जो है, सेक्शन 45 आप नोट कर लीजिएगा। सेक्शन 45 जो है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पहले 2 सालों में अगर कोई भी क्लेम आया, तो उसमें सबसे पहले आपका प्रस्ताव फॉर्म रेफर किया जाता है और उसके आधार पर क्लेम सेटल किया जाता है कि कुछ गलत आपने तो नहीं बोला। है ना? उटमोस्ट गुड फेथ का आपने पालन किया है या नहीं, है ना? तो इस प्रस्ताव फॉर्म में जो भी सूचना दी जाती है उसे पुण्यमय माना जाता है और यही कारण है कि जीवन बीमा की पॉलिसियों को परम सद्भाव यानी उटमोस्ट गुड फेथ या उबेरिमा फाइबा भी बोलते हैं कि संविदा माना जाता है। केवल प्रस्तावक के पास ही वे सभी सूचनाएं होती हैं जो जोखिम उठाने में जोखिमांकन के लिए महत्वपूर्ण है। जोखिमांकन अंडरराइटिंग मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, है ना? तो जोखिमांकन क्या करता है, इस प्रस्ताव फॉर्म में दी गई सभी सूचनाओं को सच मानकर विश्वास करता है और उन पर उसी के अनुसार कार्यवाही करता है। प्रस्ताव फॉर्म बीमित के व्यक्तिगत विवरण, परिवार का इतिहास, आयु और व्यवसाय की सूचनाएं प्रदान करता है, जिसके आधार पर व्यक्ति को बीमा देना है या नहीं, देना है तो कितनी अमाउंट का देना है, ये तय किया जाता है। तो यह बीमित की बीमारियों के इतिहास और कराए गए ऑपरेशनों को भी सूचना प्रदान करता है। व्यक्तिगत विवरण में बीमित व्यक्ति की आयु, व्यवसाय, निवास, लिंग, लंबाई, वजन और शारीरिक बनावट आदि भी प्रपोजल फॉर्म में होती है। तो जोखिम के आंकलन के लिए ये सूचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे देखो आपकी लंबाई और वजन का रेशियो, जिसको हाइट बॉडी मास बीएमआई बोलते हैं, है ना? तो वो अगर अधिक है तो बीमारियों का रिस्क अधिक है, तो उस केस में ज्यादा प्रीमियम भी लग सकता है ना? तो हम जानते हैं कि जीवन के पहले 10 वर्षों को छोड़कर व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ उसके मरने की संभावना बढ़ती है। तो इस प्रकार जीवन बीमा में किए जाने वाले जीवन की आयु के बढ़ने के साथ ही मृत्यु घटित होने की संभावना भी बढ़ती है। इसी प्रकार किसी भी दी गई उम्र में महिलाओं की मृत्यु का दर कम होता है। इसका अर्थ यह है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी दी गई उम्र में सामान्य कद वाला है और उसके कद के अनुपात में ही उसका भार है, तो वह बीमा के लिए अच्छा चुनाव होगा, है ना? क्योंकि बीएमआई उसका अच्छा होगा। परंतु एक व्यक्ति जिसकी शारीरिक बनावट अच्छी नहीं है, उसका चयन प्रतिकूल होगा। तो यहाँ शारीरिक बनावट से तात्पर्य है कि व्यक्ति की शरीर पर उसके भार का समुचित विवरण, यानी उसका हाइट वेट का रेशियो कितना है ना? खतरनाक व्यवसाय में लगा व्यक्ति भी प्रतिकूल चयन है, उसको भी बीमा मुश्किल से मिलता है या एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है। जैसे धातु उद्योग है, खान है, पेंट उद्योग है, इन सब में काम करने वाले लोगों के लिए रिस्की है, क्योंकि उन पे उनकी डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आदतों का भी उसकी दीर्घायु पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, तो उसकी भी डेथ जल्दी होने की संभावना, उसके लीवर डैमेज हो जाएंगे जल्दी। नियमित रूप से शराब पीने वाला व्यक्ति है ना? परिवार का इतिहास भी उसकी दीर्घायु पर असर डालता है। किसकी कैंसर के कारण अर्ली ईयर्स में डेथ हो गई, है ना? यदि बीमित व्यक्ति के माता-पिता कुछ बीमारियां जैसे कि तपेदिक यानी आपका ब्लड प्रेशर, मधुमेह, डायबिटीज के कारण अकाल मृत्यु प्राप्त करते हैं, तो बीमित वर्ग की भी मृत्यु उसी कारण का अनुसरण करती है। इसके अलावा प्रस्तावक को उसकी पिछली बीमारियां, मेडिकल अवकाश यानी उसने कभी मेडिकल लीव है या नहीं, ऑपरेशन, है ना? इन सब के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ती है। और महिलाओं से प्राय प्रजनन प्रणाली जैसे पिछले मासिक धर्म की तिथि के संबंध में व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने, यानी लास्ट डिलीवरी डेट पूछा जाता है अगर एप्लीकेबल हो तो। यदि महिला विवाहित है तो उनकी लास्ट डिलीवरी डेट
क्या वो अभी प्रेग्नेंट है या नहीं, ठीक है? हस्बैंड का नाम, उनकी इनकम, उनका बीमा, क्योंकि हाउसवाइफ्स को जो बीमा मिलता है, वो हस्बैंड के मैचिंग इंश्योरेंस से मिलता है। ये भी हम आगे जब हम प्रोडक्ट सीखेंगे, उस वाली ट्रेनिंग में सीखेंगे, है ना? लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। और ये भी है कि अगर जो लेडीज़ है, वो आईटीआर फाइल करती है, उसका इनकम है, तो प्रेगनेंसी के पहले 24 वीक्स तक उसे बीमा दिया जा सकता है, ठीक है? उसके बाद नहीं दिया जा सकता। हुँ? और उसके बाद भी, यानी डिलीवरी के, नॉर्मल डिलीवरी है तो 3 महीने बाद, और सी सेक्शन डिलीवरी है तो 6 महीने बाद फिर से उस वो बीमा खरीद सकती है ना? तो फ यहाँ पे सेल्समैन या एजेंट को ये सभी प्रश्न पूछते समय बहुत ही सावधान होना चाहिए, और उन्हें ये सलाह दी जाती है, या तो वे स्वयं महिला प्रस्तावक को ये सूचना प्रस्ताव फॉर्म में भरने के लिए कहें, या फिर वह विवाहित है तो उस सूचना प्रस्ताव फॉर्म में उसके पति के भरने में सहायता करें। तो प्रस्ताव फॉर्म में दी गई ये सभी सूचनाएं अंडरराइटिंग यानी जोखिम आंकलन करने में सहायता प्रदान करती है, और प्रस्ताव फॉर्म में विभिन्न कंपनियों से ली गई पिछली जीवन बीमा पॉलिसियों का भी विवरण देना पड़ता है, अगर है तो, चाहे वो एलआईसी से ली हुई हो, चाहे वो किसी और से ली हुई हो। क्यों? क्योंकि उससे हम जो कुल राशि है, एसयूसी का फुल फॉर्म लिख लेना। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं, जब हम एडवाइजर बन जाएँगे तब सीखेंगे। तो सम अंडर कंसीडरेशन, एसयूसी का मतलब होता है सम अंडर कंसीडरेशन, यानी पिछले 2 साल में आपने जितना भी बीमा खरीदा है बिना मेडिकल के, उसको एसयूसी बोलते हैं। उसके आधार पर नया बीमा मिलेगा, नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो मेडिकल रिपोर्ट्स करवाने होंगे या नहीं करवाने होंगे, ये एसयूसी के कैलकुलेशन से होता है। ठीक है? तो ये प्रपोज़ल फ़ॉर्म था, सबसे पहले क्या आया प्रॉस्पेक्टस, जिसमें प्रोडक्ट की जानकारी थी। उसके बाद जब क्लाइंट कन्विंस हो गया तो हमने प्रपोज़ल फ़ॉर्म भरा। प्रपोज़ल फ़ॉर्म भरने के बाद एसीआर लगाना पड़ता है, जिसे एजेंट की गोपनीय रिपोर्ट बोलते हैं, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। फुल फ़ॉर्म आप लिख लीजिए एसीआर का, एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एजेंट की गोपनीय रिपोर्ट। तो सभी एजेंट जो अपनी बीमा कंपनी के कार्यालय में प्रस्ताव जमा करते हैं, वे प्रस्ताव फॉर्म के साथ एक रिपोर्ट भी संलग्न करते हैं, जिसको एसीआर कहा जाता है ना? एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी कहा जाता है, या एजेंट की गोपनीय रिपोर्ट भी कहा जाता है। इस एसीआर में एजेंट बीमा किए जाने वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत विवरण बताता है, जिसमें उसकी स्पष्ट आयु क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, व्यक्ति की आय क्या है, उसकी नियमितता कैसी है, उसका शिक्षण कितना है, ठीक है? उसके सामाजिक और वित्तीय खुलासे करता है, ठीक है? जो अंडरराइटर को या जोखिम अंक को क्या करेगा, प्रस्ताव में शामिल जोखिमों की संभावना और गंभीरता को समझने में सहायता करेगा। ठीक है? अब प्रपोज़ल फॉर्म चला गया, एसीआर चला गया, है ना? उसके साथ एसीआर के साथ एमएचआर भी लगता है। एमएचआर का फुल फॉर्म लिख लीजिए, मोरल हैज़ार्ड रिपोर्ट। और प्रस्ताव बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उसे मेडिकल भी करवाना पड़ता है। तो मेडिकल रिपोर्ट भी अटैच की जाती है, लेकिन प्रस्ताव को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ब्रांच पे, और फिर टीपीए के द्वारा मेडिकल रिपोर्ट की जाती है। ठीक है? तो मेडिकल रिपोर्ट व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करती है, जिसमें स्वास्थ्य की सामान्य स्थितियां, जैसे उसका कद, वजन, रक्तचाप, दिखाई देने वाली स्वास्थ्य दुर्बलता आदि प्रदान की जाती है। यदि किसी मामले में टीएसएसयू सी टीएसएसयूसी यानी टोटल सम अंडर कंसीडरेशन, आप लिख सकते हैं टीएसयूसी, जिसका फुल फॉर्म होता है टोटल सम एश्योर्ड अंडर कंसीडरेशन। तो ये टीएसएसयू यानी इंसान ने बचपन से लेके अभी तक जितना भी बीमा खरीदा या प्रपोज किया है, वो बहुत अधिक हो, या बीमित की आयु बहुत अधिक हो, तब जोखिमांकन क्या करता है, अग्रिम पैथोलॉजी परीक्षण कराता है, जो प्रस्ताव के विचार में शामिल जोखिमों की चिकित्सा रेफरी को भेज दिया जाता है ना? तो ये मेडिकल रेफरी की सलाह के अनुसार काम करते हैं। नैतिक जोखिम रिपोर्ट, जिसको मोरल हैजार्ड रिपोर्ट बोलते हैं, तो एमएचआर जो है, वो एजेंट जब बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है तो उसके पास पावर्स आते हैं, लेकिन नई नई एजेंसी है तो जनरली उनके डेवलपमेंट ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर
ये एमएचआर करते हैं। और बहुत बड़ा बीमा राशि हो तो उसकी भी लिमिट्स अलग अलग होती है, डिवीजन पे जाता है, डिवीजन के बाद सेंट्रल ऑफिस पे जाता है। जैसा बीमा की रकम वैसे वैसे एमएचआर बड़े बड़े पद के लोगों के या पद के ऑफिसर्स के लगते हैं। ठीक है, तो एमएचआर यानी मोरल हैजर्ड रिपोर्ट, तो नैतिक जोखिम रिपोर्ट टीएसयूसी के बहुत अधिक होने के मामले में जमा करवाई जाती है। अब ये नैतिक जोखिम रिपोर्ट कंपनी के अधिकारियों जैसे कि विकास अधिकारी, जैसे आपके केस में सुकेतु जनानी सर है ना, जो आपका रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, या बिक्री प्रबंधक सेल्स मैनेजर जो है द्वारा जमा की जाती है। और जब बीमा धन अप्रत्याशित रूप से अधिक हो तो वरिष्ठ अधिकारियों जैसे कि शाखा प्रबंधक है, मंडल प्रबंधक है ना, इनके द्वारा जमा की जाती है। इसके बाद आता है आयु का प्रमाण। तो आयु के दो प्रकार के प्रमाण पत्र होते हैं, है ना, एक स्टैंडर्ड होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड होता है। और आयु का प्रमाण देना बहुत जरूरी है क्योंकि बीमा जो है ये आयु के प्रमाण पर ही मिलता है। तो बीमित व्यक्ति की आयु एक महत्वपूर्ण कारक है जो जोखिम की संभावना को बढ़ा देती है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि यदि आयु कम हो तो मरणाधीनता यानी मरने के चांसेस कम होते हैं, है ना। आयु कम हो तो मरने के चांसेस कम होते हैं, मरणाधीनता जिसको बोलते हैं, यानी मरण दर जो होता है वो कम होते हैं। और आयु अधिक हो तो मरणाधीनता अधिक होती है। तो जब मरणाधीनता कम होती है तो प्रीमियम कम लगता है, और जब मरणाधीनता अधिक होती है तो प्रीमियम अधिक लगता है, किस्त ज्यादा जाती है। तो यही कारण है कि जोखिम आंकलन मानक आयु प्रमाण की मांग करता है, यानी स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड एज प्रूफ। मानक यानी स्टैंडर्ड एज प्रूफ, SAP बोलते हैं जिसको, ताकि उनका जोखिम आंकलन निर्णय सही हो। हम जानते हैं कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है मृत्यु दर भी बढ़ती है, इसीलिए यह आवश्यक है कि बीमित की आयु बिल्कुल ठीक दर्शाई जाए। तो जो मानक आयु प्रमाण पत्र है यानी स्टैंडर्ड एज प्रूफ कौन कौन से हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन दिया जाता है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा मानक प्रमाण है या स्टैंडर्ड एज प्रूफ है, ठीक है, या निम्नलिखित में से कौन सा नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। ठीक है, तो मैट्रिक प्रमाण पत्र या विद्यालय प्रमाण पत्र है, नगर निगम के रिकॉर्ड से निकाला गया जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट, नियोक्ता का प्रमाण पत्र, विद्यालय या महाविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड है, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र, बाप्टिज्म। अब ये बाप्टिज्म क्या होता है, यदि आप क्रिश्चियंस हैं तो कैथोलिक चर्च द्वारा आपको बाप्टिज्म सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, तो उसको भी स्टैंडर्ड एज प्रूफ गिना जाता है। ठीक है, आयु के गैर मानक यानी नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ कौन कौन से हैं, तो वोटर आईडी नहीं चलता आपका, वो एड्रेस प्रूफ की तरह चलेगा। मतदाता कार्ड आपका गैर मानक है, राशन कार्ड गैर मानक है, स्व घोषणा पत्र गैर मानक है, सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र गैर मानक है, बड़ों का घोषणा पत्र गैर मानक है, बच्चे के जन्म के समय तैयार की गई कुंडली गैर मानक है। अब होता क्या है, यदि हम किसी व्यक्ति का गैर मानक प्रमाण पत्र देते हैं आयु के लिए, तो उसके इसमें एक तो उसको ज्यादा बीमा नहीं मिलता, मैक्सिमम 6 लाख तक मिल सकता है, 50 साल से अधिक उम्र तक को नहीं मिल सकता। ठीक है, और 1.5% एक्स्ट्रा प्रीमियम भी लगता है ना। ये अभी क्वेश्चंस में तो नहीं आएगा, आगे एजेंसी के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड यानी ये सब तो हुए, उसके अलावा जैसे आधार कार्ड आप दे रहे हो क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ, लेकिन उसमें परफेक्ट डेट नहीं लिखी हुई या मंथ नहीं लिखा हुआ या सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, तो वो भी नॉन स्टैंडर्ड बन जाता है, यानी गैर मानक प्रमाण पत्र बन जाता है ना। तो ये था एज प्रूफ। अब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA, आप फुल फॉर्म लिख दीजिए, PMLA। PMLA यानी प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो भारत सरकार ने काले धन को रोकने के लिए PMLA लॉन्च किया था, जिसका हर एडवाइजर को, हर एजेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक अवैध धन को उसके अवैध मूल के, ये कभी कभी डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक डैश धन को उसके डैश मूल को, तो अवैध धन को उसके अवैध मूल को छिपाकर अर्थव्यवस्था में लाने की प्रक्रिया का नाम है, ताकि यह कानूनी रूप से अर्जित किया गया प्रतीत हो। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA का
मैंने आपको इंग्लिश में फुल फॉर्म बताया, प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसका हिंदी में है फुल फॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम। ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने के लिए 2005 से प्रभावी हुआ था। कब से प्रभावी हुआ था? 2005 से। आया कब था? 2002 में। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को एक अपराध के रूप में माना गया है। इसमें 3 साल से 7 साल तक के कठोर कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना का उल्लेख हुआ है। इसी की पालन हेतु आईआरडीआई ने 31 मार्च 2006 को दिशा निर्देश जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सभी बीमाकर्ता अपने ग्राहकों को जाने तथा उनके केवाईसी मानदंड को प्राप्त करें। ठीक है। तो ये मन पीएमएलए भी हो गया। अब बात करते हैं केवाईसी की। तो केवाईसी मानदंडों का पालन करना आवश्यक है और उसे प्रस्तावक की आय व पहचान को स्थापित करने के लिए प्रमाण देना आवश्यक है ताकि वह प्रीमियम का भुगतान नियमित कर सके। उसकी आयु, पहचान, रिहायश या आय का एक प्रमाण तथा एक फोटो देना आईआरडीएआई द्वारा आवश्यक कर दिया गया है। केवाईसी के लिए प्रलेख इसलिए अनिवार्य कर दिए गए हैं ताकि बीमा सेक्टर में काले धन के बहाव को रोका जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम का पालन हो। ठीक है। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ठीक है। केवाईसी में क्या क्या लगेगा? तो सबसे पहले फोटो आना चाहिए, उसके बाद आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आपका बिजली का बिल भी चल सकता है, पासबुक भी चल सकती है। ठीक है। 50,000 से अधिक की किस्त है तो पैन कार्ड होना कंपलसरी है, नहीं है तो फॉर्म 60 भर के देना है। ठीक है। 1 लाख से अधिक का प्रीमियम है तो वहां पे आपको आईटीआर या बैंक स्टेटमेंट या कहाँ से पैसा आ रहा है वो बताना जरूरी है ताकि पीएमएलए का पालन हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉलिसी दस्तावेज में होती है जो हमें ध्यान रखना है प्रपोजल के समय। ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस सेशन को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आप अच्छा सीख रहे होंगे, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और हमारी जो अदर सर्विसेज हैं उनका आप बाद में भी लाभ ले सकते हैं और हमसे आप संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए नंबर पे। यदि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं सोशल मीडिया के, भावना प्रीतवानी को फॉलो कर सकते हैं।